हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है शादी के जादुई लहंगों के जादू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में सुरीली नाम की एक औरत रहा करती थी। सुरीली अपनी बेटी अमीशा के साथ रहा करती थी। अमीशा की माँ गरीब थी। वो दूसरों के घरों में काम करके थोड़ा बहुत पैसा कमाती थी। फिर एक दिन अमीशा को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं और लड़के वाले अमीशा को पसंद भी कर लेते हैं। लेकिन वो लोग अमीशा की माँ से ढेर सारे पैसे मांगते हैं। अमीशा की माँ पैसे देने के लिए हाँ बोल देती हैं। फिर लड़के वाले 1 महीने का समय देकर वहाँ से चले जाते हैं। माँ, आपने इतने सारे पैसे देने के लिए हाँ क्यों बोल दिया? हम लोगों के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे माँ? बेटा, वो तो मुझे भी नहीं पता कि इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम जरूर कर लूँगी। कल मैं मालकिन के पास पैसे मांगने के लिए जाऊँगी। मालकिन जो भी पैसे देंगी मैं तेरी शादी के लिए जमा करके रख दूंगी बेटा। फिर अगले दिन सुबह होने पर अमीशा की माँ अपनी मालकिन के घर पैसे मांगने के लिए जाती हैं। मालकिन, मेरी बेटी की शादी तय हो चुकी है, कुछ पैसों की कमी पड़ रही है। अगर आप कुछ पैसे दे देंगी तो आपका बहुत एहसान होगा मालकिन। मैं आपके यहाँ काम करके आपका सारा पैसा चुका दूंगी। मैं तुम्हें इतने सारे पैसे नहीं दे सकती हूँ। अगर तुम्हें उतने पैसे चाहिए तो तुम पहले मेरे यहाँ काम करो। अगर तुम्हें पैसों की ज्यादा जरूरत है तो तुम पिछले महीने का पैसा ले सकती हो। ज्यादा पैसे मैं तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। अब तुम मेरे यहाँ से चली जाओ। अमीशा की माँ उदास होकर वहाँ से चली जाती हैं। फिर अगले दिन सुबह होने पर अमीशा की माँ सुरीली जब काम पर जाती हैं, तो उनकी मालकिन उनसे बोलती हैं, सुनो, ये सब कुछ पुराने सामान हैं, तुम इन्हें उठाकर बाहर फेंक दो। ठीक है मालकिन, मैं अभी फेंक देती हूँ। उसके बाद मालकिन वहाँ से चली जाती हैं और अमीशा की माँ सारा सामान उठाकर बाहर फेंकने चली जाती हैं। तभी एक पुराने लहंगे में से आवाज आती है, नहीं नहीं, तुम मुझे मत फेंकना। अरे, तुम कौन हो और तुम बात कैसे कर सकते हो? मैं एक जादुई लहंगा हूँ। मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पल भर में पूरी कर सकता हूँ। तुम मुझे अपने घर पर ले चलो और मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूँगा। अगर तुम जादुई लहंगे हो तो तुमने आज तक मेरी मालकिन की मदद क्यों नहीं की? क्योंकि तुम्हारी मालकिन एक लालची और धोखेबाज औरत है, इसलिए कभी मैं उसकी मदद नहीं करता। मैं गरीब और अच्छे लोगों की ही मदद करता हूँ। अब तुम मुझे अपने साथ अपने घर लेकर चलो। फिर अमीशा की माँ उस जादुई लहंगे को लेकर अपने घर पर चली जाती हैं। फिर एक दिन राजीव के पिताजी अमीशा के घर आते हैं और अमीशा की माँ से बोलते हैं, बहन जी, शादी की तैयारी कैसी चल रही है? आपको दहेज तो याद है ना? तो आप उसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि हमें समय पर दहेज नहीं मिला तो हम बारात वापस लेकर चले जाएंगे। नहीं नहीं, आप पैसों की चिंता मत करिए, मैं शादी से पहले पैसों का इंतजाम कर लूंगी। हाँ तो ठीक है बहन जी, मैं चलता हूँ, मुझे भी तो शादी की तैयारी करनी है ना। फिर राजीव के पिताजी वहाँ से चले जाते हैं। माँ, तुम इतने पैसे कहाँ से लाओगी? हम लोगों के पास तो पैसे भी नहीं हैं। तुम पैसे कहाँ से दोगी माँ? तभी अमीशा की माँ उस जादुई लहंगे से बोलती हैं, सुनो जादुई लहंगे, क्या तुम मेरी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे दे सकते हो? तुम तो एक जादुई लहंगे हो ना, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तुम्हारा बहुत ही एहसान होगा हम पर। हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूँ।
तुम्हारी बेटी की शादी अगले महीने में है ना? देखना, उसकी शादी बहुत ही धूमधाम से होगी। मैं तुम्हारी सारी समस्या दूर कर दूंगा। फिर देखते ही देखते 1 महीना निकल जाता है और अमीशा की शादी का दिन आ जाता है। तभी अमीशा की माँ जादुई लहंगे से बोलती है, हे जादुई लहंगे, आज मेरी बेटी की शादी है। तुमने कहा था ना कि तुम मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ, मैं तुम्हारी बेटी की मदद जरूर करूँगा। मैं अपना वादा भूला नहीं हूँ। तुम ये जादुई लहंगा अपनी बेटी को पहना दो, फिर देखो चमत्कार। फिर अमीशा जैसे ही उस जादुई लहंगे को पहनती है, वो एक सुंदर दुल्हन बनकर तैयार हो जाती है। अमीशा देखने में बहुत ही सुंदर दिख रही थी। उसके शरीर पर सोने के गहने लदे हुए थे। फिर जादुई लहंगा अमीशा की माँ को ढेर सारे पैसे देता है। ये देखकर अमीशा और उसकी माँ सुरीली बहुत खुश होती हैं। ये सब कुछ अमीशा की माँ की मालकिन देख लेती है। अमीशा की माँ की मालकिन शादी में शामिल होने के लिए आई थी और वो छुपकर सारी चीजें देख लेती हैं। ये सब देखकर उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है और वो अमीशा की माँ से बोलती हैं, अरे ये जादुई लहंगा मेरा है। तुम मेरे घर से इसे चुरा कर अपने घर पर लाई हो। चुपचाप इस जादुई लहंगे को मुझे दे दो, वरना ठीक नहीं होगा। जल्दी से मेरा जादुई लहंगा वापस करो। तुम ये मत भूलो नीतू कि तुम भी मुझे अपनी पड़ोसन के यहाँ से चुरा कर लाई थी। मालकिन, आपने तो उस दिन इस जादुई लहंगे को फेंकने के लिए बोला था। मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी के लिए इसे रख लेती हूँ। मालकिन, ये लहंगा तो अब मेरा हुआ ना। सुन सुरीली, ज्यादा बकवास मत कर। तू चुपचाप मेरा जादुई लहंगा मुझे वापस कर दे। नीतू, तुम भी इस जादुई लहंगे को चुरा कर ही लाई थी। अगर ये बात मैं पुलिस को बता दूंगा तो तुम जेल में जाओगी। इसीलिए अब तुम्हारा इस जादुई लहंगे पर कोई हक नहीं है। तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं पुलिस से बता दूंगा। जादुई लहंगे की बात सुनकर नीतू डर जाती है और जादुई लहंगे से बोलती है, नहीं नहीं जादुई लहंगे, तुम मुझे माफ कर दो। मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तुम मुझे कुछ भी मत करना और पुलिस को भी मत बताना। नीतू इतना बोलकर डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। फिर थोड़ी देर में लड़के वाले की बारात लेकर अमीशा के घर आ जाती हैं। फिर अमीशा की माँ जैसे ही पैसे देने के लिए जाती हैं, तभी राजीव बोलता है, नहीं नहीं आंटी जी, आप पैसे मत दीजिए। पिताजी, अगर आपने दहेज लिया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, ठीक है बेटा, तुम ऐसा मत बोलो। ठीक है, मैं दहेज नहीं लूंगा, लेकिन तुम मुझे छोड़कर मत जाना बेटा। तुम तो मेरे इकलौते बेटे हो। बहन जी, मुझे दहेज नहीं चाहिए, मैं आपके ये पैसे नहीं लूंगा। फिर अमीशा और राजीव की शादी हो जाती है और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। एक समय की बात है, राजीवपुर नाम के एक गांव में 2 बहनें रहती थीं। छोटी बहन का नाम सुहानी और बड़ी बहन का नाम ईशानी था। सुहानी बहुत ही आलसी थी, वो कोई भी काम नहीं करती थी। एक दिन ईशानी बोलती है, सुहानी, तुम कोई भी काम क्यों नहीं करती हो? जब देखो खेलती ही रहती हो। मैं और माँ कब तक तुम्हें ऐसे ही बोलते रहेंगे? तुम भी तो कुछ समझा करो। मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूँ। मैं तुमसे छोटी हूँ, जो मेरा दिल करेगा मैं वही करूँगी। जब मेरा समय आएगा तब काम कर लूँगी, समझी? तभी सुहानी की माँ वहाँ आई और बोली, सुहानी, कैसे बात कर रही हो तुम अपनी बहन से? चलो माफी मांगो। वो तो तुम्हें सही ही कह रही थी। सुहानी को गुस्सा आ गया और वो घर से कुल्हाड़ी लेकर बाहर चली गई।
ईशानी भी सुहानी को जाता देखकर उसके पीछे पीछे चली गई। तभी ईशानी बोली, सुहानी, सुहानी, इतने गुस्से में कहाँ जा रही हो? मैं जंगल में जा रही हूँ लकड़ियाँ काटने के लिए। जब देखो तुम सब मुझे ताने ही मारती रहती हो। और इसी तरह ईशानी सुहानी का पीछा करते करते जंगल में पहुँच गई। लकड़ी काटते समय सुहानी का पैर फिसला और वो सीधा जाकर नदी में जा गिरी। ईशानी, ईशानी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं बह रही हूँ। सुहानी, 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 सुहानी। सुहानी उसी नदी में बहती हुई चली गई और वो दूसरे किनारे पर पहुंचकर बोली, अरे ये मैं कहाँ आ गई और ये किसका महल है? सुहानी जैसे ही किनारे से बाहर निकली तभी उसके सामने एक खूबसूरत परी आ गई। ठहर जाओ बेटी, तुम कहाँ जाना चाहती हो? तुम उस महल में जाना चाहती हो क्या? हाँ, लेकिन आप कौन हो? मैं एक परी हूँ और किनारे पर एक जादुई महल है। उस महल में तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। परी जी, जो भी चाहो, यानी कि खेलना, खाना पीना सब कुछ? हाँ, मैं तो बस इस महल की रखवाली करती हूँ क्योंकि ये मेरा जादुई महल है। परी जी, मुझे भी उस जादुई महल में जाना है। मैं कुछ समय अपने घर वालों से दूर रहकर यहाँ पर रहूंगी। मेरे घर वाले तब मुझे समझेंगे। तुम महल में तो रह सकती हो, लेकिन मेरी इजाजत के बिना बाहर नहीं आ सकती। हाँ परी जी, ठीक है। तभी सुहानी उस महल में चली जाती है और तभी महल का दरवाजा बंद हो गया और सुहानी महल को देखकर बोलती है, कितना सुंदर और कितना बड़ा महल है। अब तो मैं बड़े मजे से रहूंगी, खाऊंगी और पीऊंगी। कोई बोलने वाला नहीं है मुझे यहाँ पर। तभी सुहानी महल से बोली, हे जादुई महल, चलो मुझे सोना है। एक सुंदर सा पलंग दे दीजिए। सुहानी के इतना बोलते ही वहाँ पर एक सुंदर सा पलंग हाजिर हो गया। सुहानी खुश होकर उस पलंग पर सो गई। इधर ईशानी अपनी छोटी बहन को ढूंढने के लिए सबको लेकर आई, लेकिन वहाँ पर कोई भी नदी नहीं थी। सब उसे ढूंढने लग गए और थोड़ी दूर ढूंढने के बाद सब वहाँ से चले गए। सुहानी जादुई महल में बहुत खुश थी। जब वो खाने को मांगती तो खाना आ जाता। अब वो पूरे दिन खेलती कूदती रहती थी। सुहानी कुछ दिन तक बहुत खुश थी, लेकिन फिर उदास रहने लगी। उसे घर की और माँ की याद सताने लगी और एक दिन उसने खुद से कहा, मुझे सबकी याद आ रही है। मैं इतने दिनों से यहाँ हूँ, सब बहुत परेशान हो रहे होंगे। मुझे जाना चाहिए अब। तभी सुहानी महल से बाहर निकलने लगी तो उसे जोर का झटका लगा और वो दूर जाकर गिर गई। फिर सुहानी रोते रोते बोली, मुझे जाना है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तभी महल बोला, अब तुम यहीं रहोगी। जब परी का आदेश आएगा तभी तुम बाहर जा सकोगी। सुहानी जोर जोर से परी को आवाज देने लगी। तभी वहाँ पर परी आ गई और कहने लगी, क्या हुआ सुहानी? परी जी, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे घर जाना है। लेकिन तुम ही तो चाहती थी ना कि तुम ऐसे आराम से रहो। नहीं नहीं, मुझे बस अपने परिवार के पास जाना है। मैं अब सब काम करूँगी, अपने घर वालों को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। तभी परी ने उसकी बात मान ली और जादुई महल से उसे आजाद कर दिया।
सुहानी दौड़ते हुए अपने घर पहुंची। वहाँ सब आराम से अपना अपना काम कर रहे थे। तभी ईशानी बोलती है, अरे सुहानी, क्या हुआ? तुम तो अभी अभी जंगल गई थी ना लकड़ी काटने? मैं भी तुम्हारे साथ गई थी, लेकिन तुम दिखी ही नहीं, तो मैं वापस आ गई। सुहानी सोचने लगी, मैं तो काफी दिनों से घर से दूर थी, जादुई महल में थी, लेकिन ईशानी ऐसा क्यों बोल रही है कि मैं अभी गई थी? सुहानी को पता चला कि वो जब तक जादुई महल में थी, समय वहीं रुका हुआ था। ईशानी सब कुछ भूल चुकी थी, इसलिए किसी को कुछ भी पता नहीं चला। ये सब जादुई महल का जादू है, ये सिर्फ सुहानी ही जानती है। अगली सुबह जल्दी उठकर सुहानी बाहर जंगल में लकड़ी काटने चली गई। जब वो लौटी, तब ईशानी और उसकी माँ उसके पास आईं और कहने लगी, सुहानी, बड़ी मेहनती हो गई हो बेटा, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें ऐसे ही डांटते थे। नहीं माँ, अब मुझे समझ आ गया है कि काम कितना जरूरी है। अब मैं आराम नहीं करूँगी, काम करूँगी। इस तरह माँ और ईशानी दोनों ने सुहानी को गले से लगा लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।